रीजंस होते हैं काम ना करने के काम क्यों नहीं सही हो पाया, मेरी ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं, पर इंसान वजह तलाश कर रहा होता है, वजह बता रहा होता है, और यूजुअली उसमें ब्लेम और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसकी जगह पे जो दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं, विक्टर मेंटालिटी। ठीक है, विक्टर या फाते जो भी आप कहना चाहें। और यहाँ पे रीजंस नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो आपके ख्याल में कौन सा वाला माइंडसेट सही रहेगा, विक्टिम वाला, विक्टर वाला? विक्टर वाला ना। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का जो माइंडसेट होता है फॉर मैनी रीजंस वो विक्टिम साइड वाला होता है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज को चेक कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस कर रहे हैं, जनरली क्या होता है जब कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट जैसे इंसान सुनता है ना, तो बजाय वो अपने बारे में सोचने के दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हाँ, विक्टिम मेंटालिटी, हाँ मेरी वाइफ तो है ही, मैं मुझे पहले से पता था। ठीक है, मेरा बच्चा, हाँ विक्टिम, मेरा बॉस, आप समझ रहे हैं? इंसान सबसे पहले दूसरों के बारे में अक्सर सोचना शुरू कर देता है, लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी है। पहले हमने अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, सही करना है ना। तो आप ये सोचें कि आप तो कहीं ज़िंदगी के किसी एरिया में एज अ विक्टिम जो है वो प्ले नहीं करे। ठीक है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बहरहाल दूसरी जो चॉइस है वो क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटालिटी को, अपने बिहेवियर्स को तब्दील करके। और तीसरी चॉइस क्या है कि अपने एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर ले, ब्लूप्रिंट जो उसके दिमाग में उसको चेंज कर ले। क्या मतलब, ये रेयर केसेस में होता है कि फ़र्ज़ करें कि इंसान की एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं दुनिया का फास्टेस्ट एथलीट बनूँ, ठीक है ना, फास्टेस्ट ओलंपियन बनूँ, एथलीट बनूँ, व्हाटएवर, और किसी वजह से उसका हादसा होता है, वो अपने हाथ और पैर उसके मिसाल के तौर पे ज़ाया हो जाते हैं, तो शायद अब उसके लिए मुश्किल हो जाए उस तरह से एथलीट बनना, राइट। तो ऐसी सूरत में इंसान को क्या करना पड़ता है, फिर हालात के हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस को, ब्लूप्रिंट को चेंज करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ एक्सेप्शनल केस, ये तो कभी कभार बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो आपके ख्याल में अगर आपको ज़िंदगी बेहतर बनानी है और लाइफ में ग्रो करना है, सेल्फ मास्टरी को अचीव करना है, तो कौन सी चीज़ सही रहेगी आपके लिए? ब्लेम करते रहें, विक्टिम का रोल प्ले करें, या अपने माइंडसेट बिहेवियर्स पे काम कर रहे हैं, या अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदलते रहें? व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट अप्रोच? माइंडसेट को बदलना पड़ेगा ना, माइंडसेट को, बिहेवियर को, यानी कि इन अदर वर्ड्स दुनिया को तब्दील नहीं करना, किसको तब्दील करना है? अपने आप को। ठीक है ना, द चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। और ऐसी काउंटलेस केस स्टडीज़ हैं कि लोग आते हैं मसाइल लेके मेरे पास, अगर कोचिंग के लिए बंदा आ रहा है या ट्रेनिंग के लिए बंदा आ रहा है, तो मैंने नोट किया है कि 90 to 95% यूजुअली, ये भी शायद मैं थोड़ा तकल्लुफ़ से बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर वो विक्टिम मेंटालिटी के साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, जॉब से खुश नहीं हूँ, मेरा बॉस दलील करता है, बॉस ऐसा, बॉस वैसा, बॉस के साथ ये मसला है, बॉस के साथ वो मसला है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉस ने तुमसे कही थी करने को तुमने नहीं की? ठीक है, बॉस ने बहुत सारे ऐसे काम बोले थे जो तुमने अभी तक नहीं किए, तो जब उस पर सोचता है तो लंबी एक लिस्ट निकल आती है। मैंने कहा पहले ये काम तो कर लो, फिर बॉस की बात करना। तो जब वो काम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके साथ, बॉस के साथ रिलेशनशिप क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, बल्कि बहुत से केसेस में प्रमोशन हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, जो काफ़ी अच्छे से रुकी होती है। सही है ना। यही तरह हस्बैंड वाइफ की बात करें, हस्बैंड आ रहा है, वाइफ की शिकायतें कर रहे हैं कि वाइफ के साथ ये मसला है, वो मसला है, ये नहीं मानती, वो नहीं मानती, तो फिर मैं उनसे इस तरह के सवाल करता हूँ कभी कभार ना कि अच्छा आपकी वाइफ का फेवरेट कलर क्या है, आपकी वाइफ का फेवरेट फूड क्या है, ठीक है, आपकी वाइफ का ये क्या है, वो क्या, तो अक्सर औक़ात लोगों को पता भी नहीं होता। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने अपने हिस्से का काम तो सही से किया ही नहीं। ठीक है, एंड दे आर जस्ट ब्लेमिंग समवन एल्स। अच्छा जी, सो सेल्फ अवेयरनेस के वाले से पहली चीज़ जो हमने आज डिस्कस की वो क्या है कि आप विक्टिम माइंडसेट के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर आप सबको अपना अपना जवाब मिल गया, ये चीज़ ऐड हो गई आपकी लाइफ में। ठीक है, और वही नहीं कि हर इंसान हर एरिया में ऐसी कर रहा है, 4 एरियाज में एज अ विक्टर, वो 2 एरियाज़ में एज अ विक्टिम में भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो 2 एरियाज़ को भी हम क्यों एज अ विक्टिम के तौर पे ऑपरेट करें? ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। मैं अगला जो स्लाइड मैं आपको दिखाने लगा हूँ सेल्फ अवेयरनेस के वाले से, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसकी मैं क्रक्स और समरी आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंसान, आपको पता है जैसे हम बात करते हैं कि बेचैनी का शिकार है, इस्तिराब है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, डीमोटिवेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल इंसान फेस कर रहा होता है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से एक जो वजह है वो क्या है, वो वजह ये आपको स्लाइड्स पे नज़र आ रही है। पहले बताएं कि स्लाइड सबको रीडेबल है, स्लाइड सबको नज़र आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है स्लाइड नज़र ना आ रही हो?
सबको नज़र आ रही है? ओके। सो ये डॉक्टर उमर जावेद है, IOBM में प्रोफेसर हैं, उनके काम से मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंसान की जो नफ्सियात है ना, उसके ऊपर ज़ाहिर है मजहबी हवालों से या जो वेस्टर्न या मॉडर्न साइकोलॉजी से बहुत सारा काम हुआ हुआ है। और इंसान की नफ्सियात के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसके 2 हिस्से हैं, कोई कहते हैं 3 हिस्से हैं, कोई कहता है उसके 4 हिस्से हैं, कोई कहता है उसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं या मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को लेके समराइज़ किया गया है और उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो हाईलाइट की गई हैं। ठीक है ना, कि हमारा मजहबी हल्का क्या बता रहा है, अच्छा साइकोलॉजिस्ट क्या बता रहे हैं, मॉडर्न एंड सो ऑन, तो उसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, तो उसका समझे एक तरह की समरी है जो आपके साथ शेयर हो रही है ना। इसको इस तरह से समझें कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक हिस्सा नहीं होता उसका। इस तरह समझे कि आपकी ज़ात एक घर की तरह है जिसमें मुख्तलिफ कमरे हैं और मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं। ठीक है, आपकी जो अपनी ज़ात है, अगर उसको घर के तौर पर मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहे हैं तो एक घर है जिसके अंदर मुख्तलिफ कमरे हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर सुकून हो तो उन लोगों का एक दूसरे का जानना, एक दूसरे से हारमनी होना वो ज़रूरी है, या अगर वो लड़ रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट में हो वो फिर आप ज़्यादा सुकून में होंगे? एक दूसरे को समझेंगे, हारमनी होगी तो आप सुकून में रहेंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल होगी तो जिस तरह घर में सुकून नहीं होता तो आपको अपनी ज़ात में भी सुकून नहीं मिलेगा, राइट। सो अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं यहाँ पे हमने 4 हिस्सों में लोगों इंसान की नफ्सियात को तोड़ा है, बेसिकली 4 बुनियादी, ठीक है, जो कॉमन मिलता है आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में। पहली है जो इंसान की इंस्टिंक्चुअल साइड है, ठीक है, तो उसको रीड किस तरह से करना है आपने, ये 4 ऊपर जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप। ठीक है ना। इंस्टिंक्ट्स किसे कहते हैं, जो जैसे इसका उर्दू में शायद तर्जुमा सही जिबिल्लत हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल खाना खाना ही है, क्या ख्याल है, वो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका जिस्म खुद डिमांड करता है कि खाना खाना है, पानी पीना है, भाई वॉशरूम जाना है। कुछ चीज़ें जो कुछ आपके अंदर कंडीशन है, ये आपने सीखी नहीं, किसी ने बैठ के सिखाया नहीं कि भाई खाना भी खाना चाहिए, सांस भी लेनी चाहिए, बाथरूम भी जाना चाहिए, राइट। ये तो इंसान ने करना ही करना है, पहले से उसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड है, ऐसा है या नहीं है? ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, डिफेंस वाला पार्ट है। डिफेंस वाला पार्ट कौन सा होता है, जब आप खतरे में इंसान अपने आप को महसूस करता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे अगर यहाँ बैठे हुए अचानक से सांप आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा सबका, एकदम से उठेंगे, फ़ौरन से मारेंगे, कुछ करेंगे, कुछ ऐसे कुछ करेंगे ना। तो ये वाला पार्ट है इंसान की नफ्सियात का। तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इमाम गज़ाली उसको वज़ीर का नाम देते हैं, कि एक वो चीज़ है जो आप पहले से प्री प्रोग्राम्ड है, यानी कि पैदा जब हुए तो वो चीज़ें आपने सीखी हुई थी, लेकिन जब आप माशरे में ज़ाहिर आपको फंक्शन करना है तो बहुत सारी चीज़ें आप दुनिया में आके सीखते हैं, स्पेशली दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, दुनिया से कैसे डील करना है। तो ये, और फिर वो चीज़ करते करते आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाती है। जब आप बार बार एक चीज़ करते हैं, ठीक है, तो आपके सिस्टम का, आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाती है। तो ये वाली जो साइड है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड होती है। और जो लास्ट साइड है वो कौन सी है, लीडरशिप वाली साइड। ठीक है, लीडरशिप वाली साइड कौन सी होती है, जिसके थ्रू इंसान सही और गलत का फैसला करता है, जिसमें इंसान का मोरल कंपस होता है। ठीक है ना, ज़मीर की आवाज़ जिसे हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये हम कॉमन बात कर रहे हैं। नाउ ये जो 4 पार्ट्स हैं, चाहे वो इंस्टिंक्चुअल पार्ट हो आपका, या डिफेंस वाला पार्ट हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट हो, या लीडरशिप वाला पार्ट हो, इन सब की कोई ना कोई अपनी नीड्स हैं। इन सब की क्या है, अपनी कोई ना कोई नीड्स हैं। तो लेकिन क्योंकि इंसान अभी डिस्कनेक्टेड है अपने आप से आज के मॉडर्न सोसाइटी में, तो ना वो इन पार्ट्स को समझता है, ना उनकी नीड्स को समझता है। और कभी कभार क्या होता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आपने ये तो सुना होगा, कुछ और सुना हो ना सुना हो, कि दिल और दिमाग की जंग चल रही है। सुना है ना आपने? इसका मतलब क्या है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, राइट। लेकिन खाली दिल और दिमाग की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे हम 4 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। सो होता क्या है कि अगर हम किसी एक एस्पेक्ट को इग्नोर करें, उसकी ना सुने, उसकी नीड्स को बगैर किसी बड़ी वजह के, कॉज के इग्नोर करें, तो जितना सप्रेस करते हैं फिर वही साइड हमारी पार्ट को, हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगती है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो फ़र्ज़ करें कि आप ना किसी वजह से, आपने कहा मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, दुनिया बदलनी है, ये बदलना है, आप खाना खाना छोड़ दें। ठीक है, तो 1 बार खाना नहीं खाएंगे, 2 बार खाना नहीं खाएंगे, 3 बार खाना नहीं खाएंगे, 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, इवेंचुअली क्या होगा? हाँ,
कमज़ोर होगा, लेकिन फिर क्या, कब तक रोक पाएंगे अपने आप को खाना खाने से? एक वक्त आएगा कि आप सब कुछ भूल के फिर क्या होगा, खाली खाना ही खाना है भाई, और कुछ नहीं करना। तो जिस चीज़ को आप जितना सप्रेस करते हैं, जिससे जितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं, जिसको जितना ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वही चीज़ फिर इवेंचुअली ज़्यादा डोमिनेट करती है आपकी लाइफ में। ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको? यानी इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो बगैर किसी गाड़ी या कॉम्प्लेक्स चीज़ में जाए, मैं सादा अल्फाज में एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंसान अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहेगा और अपनी ज़ात की इन गहराइयों को नहीं समझेगा, तो आपको ज़्यादातर जो मसाइल माशरे में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे इमोशनल इशूज़ हैं, डिप्रेशन है या दीगर चीज़ें, वो उसकी वजह ये है कि मुसलसल इनर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में है, ठीक है? अपनी नीड्स को समझ नहीं रहे, उनको सही से फुलफ़िल नहीं कर रहे, ठीक है? और फिर हम कह रहे हैं कि मैं परेशान क्यों हूँ। और जब परेशानी हो रही है, इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो बजाय इसके कि उसकी रूट कॉज को समझ के एड्रेस करे, वो किस चीज़ में लगा हुआ है? उसको ये लगता है कि अगर मैं पेप्सी पी लूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं KFC खा लूँ, मैं अगर फेसबुक पे रील्स देखता रहूँ, तो उससे क्या हो जाऊँगा, मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा। तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, वक्ती तौर पे खाली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन इवेंचुअली तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी भी एडिक्शंस होती हैं, यूजुअली एडिक्शंस होती हैं, उसका ताल्लुक इस तरह के मसाइल से होता है या पास्ट ट्रॉमा से होता है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? बहुत गाढ़ा तो नहीं है? इज इट क्लियर? जी 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 एडमिनिस्ट्रेटिव आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें जैसे इंस्टिट्यूशनल पार्ट है, डिफेंस वाला पार्ट है, ये इंसान को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, पैदाइशी है, सीख के आता है, ठीक है? इवन जो हमारा मोरल कंपस है, ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, उसका भी कुछ हिस्सा ऑलरेडी हमारे अंदर फितरत में पहले से होता है। लेकिन जब दुनिया में आते हैं और रख रखाव सीखते हैं, लोगों से मिलना कैसे है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, सोसाइटी से एंगेज कैसे करना है, तो वो वाला जो पार्ट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। वो बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप करते हैं दुनिया में आके। सो अगर हम कॉन्शियस लिविंग की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं शौरी तौर पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, दुनिया के हवाले से भी, आखिरत के हवाले से भी, तो आपके ख्याल में यूजुअली किस पार्ट को लीड करना चाहिए? जैसे कल्ब कह रहे हैं, इमाम गज़ाली या वज़ीर या कैनाइन या लोअर से नज़र, बस इंस्टिंक्ट्स, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव या लीडरशिप, आपके ख्याल में कि ज़िंदगी किसको गाइड करना चाहिए इन चारों में से? जी सब बताया ना कुछ तो बताया, नंबर नहीं कटेंगे जी। कल्ब को ना, सही और गलत का फैसला तो कल्ब ही करते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि क्योंकि इंसान इग्नोर कर रहा होता है नीड को ना, किसी एक एरिया की, उसको सप्रेस कर रहा होता है, उससे डिस्कनेक्टेड होता है, तो फिर वही एरिया डोमिनेट करने लगता है। तो कल्ब बेचारा कहता है मैं क्या करूँ यार, इंसान को सिर्फ ध्यान ही नहीं जाता। सोचा ना, इंसान को जब भूख लगी हो बहुत ज़्यादा, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो अगर वो अवेयर नहीं है तो हो सकता है कि वो फिर वो वाला पार्ट डोमिनेट कर जाए, और वो हो सकता है ऐसे इवन गलत काम भी करवा ले। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है? सो इसलिए बहरहाल ये मैंने सिर्फ इसलिए आपके साथ शेयर करूँ कि थोड़ा सा तजस्सुस पैदा करने के लिए, कि इस एरिया को मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, क्योंकि उमूमन हमारे माशरे में इस पर बात नहीं होती, चाहे वो मजहबी हल्का हो, चाहे वो लिबरल हल्का हो, कोई सा भी हल्का हो ना। बस एक सतही लेवल के लोगों को सलूशन बता दिए जाते हैं कि भाई मेरे अंदर जो ना हसद आ रही है, मैं क्या करूँ? हम बोलेंगे हसद गुनाह है, अस्तगफिरुल्लाह, हसद करोगे तो दोज़ख में जाओगे, बस यहाँ तक बात होती है, ठीक है? लेकिन हसद हो क्यों रहा है? हसद की रूट कॉज क्या है? हसद आ कहाँ से रहा है? क्या उसका ताल्लुक जो है, क्योंकि हसद में हम क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने आप को किसी और से, क्या ख्याल है? तो कंपैरिजन क्यों कर रहा होता है इंसान? होता है उसके पीछे उसके अपने सेल्फ इमेज के इशू, उसको लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, तब जाके वो कंपैरिजन में पड़ जाता है। और जब इंसान अगर अपने आप को बुरा समझ रहा होता है आई एम नॉट गुड इनफ, तो हो सकता है उसका ताल्लुक उसके बचपन से हो कि उसके जो माँ बाप हैं या प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, उन्होंने बचपन में सख्ती ज़्यादा की, क्रिटिसाइज़ ज़्यादा किया, लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो होता है क्या, वक्त के साथ साथ वो जो माँ बाप की या उस्ताद की या बहन भाई की नेगेटिव आवाज़ थी, वो इंसान की अपनी इनर वॉइस बन जाती है, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, सेल्फ क्रिटिकल बन जाता है, ठीक है ना? एक रवैया आप नोट करें कि जैसे अभी कुछ अर्से पहले इंडिया ने अपना चांद पे मिशन भेजा था, ठीक है? तो हमारी सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, देखो इंडिया कहाँ पहुँच गया और फलाना ढमकाना, और खूब रोना मचाया लोगों ने। फिर कुछ अर्से बाद पाकिस्तान ने भी भेज दिया, तो इस बार लोग खुश नहीं, इस बार भी रोना मचाया, ये कौन सा पूरा हमने बनाया था इसका एक पार्ट यहाँ से है, एक पार्ट वहाँ से है, तो इंडिया तो शायद घर से लेके आते सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं? तो अगर आप नोट करें ना, शायद इसका ताल्लुक उसी से कि बचपन में जो हमारे पेरेंट्स कंपेयर करते थे कि तुम्हारे तो देखो 60 मार्क आए, लेकिन तुम्हारे कज़न के कितने हैं, 70 आए, 80 आए, 90 आए, तो शायद वो पैटर्न हमारा डेवलप हो जाता है और बड़े होकर भी उस हिसाब से ज़िंदगी
गुजार रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस का होना और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा माजी की प्रोग्रामिंग, माजी की कंडीशनिंग हमारी ज़िंदगी को ड्राइव कर रही होगी। एक बड़ा अच्छा जुमला इस हवाले से कि जब तक अपने लाशऊर को आप शऊरी तौर पे परखते नहीं हैं, चाहे तो अपने पास लिख लें, याद कर लें कि जब तक आप अपने लाशऊर को, लाशऊर समझते हैं ना, यानी आपकी ज़ात का वो हिस्सा जिसकी आपको मुकम्मल अवेयरनेस आ गई नहीं है, ठीक है, तो जब तक अपने लाशऊर को आप शऊरी तौर पे परखेंगे नहीं, आपका लाशऊर आपकी ज़िंदगी को डायरेक्ट करते रहेगा और उसे आप तकदीर का नाम देते रहेंगे। तकदीर का नाम, ठीक है, जब तक आप अपने लाशऊर को शऊरी तौर पे परखेंगे नहीं, आपका लाशऊर आपकी ज़िंदगी को चलाता रहेगा, डायरेक्ट करते रहेगा और आप उसे तकदीर का नाम देते रहेंगे। जी, तकदीर, लक, ठीक है। सो आपका कहने का मकसद है माजी में जो भी उसके साथ हुआ है, जी, जो भी इवेंट्स हैं, हाँ, जैसे मिसाल आपने सही की, नॉर्मल ये हमारे नंबर कम आए, हाँ, तो वो हमारे माइंड में तो लाशऊर तौर पे होता है चीज़ें, जी, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे ट्रॉमाज होते हैं इंसान के, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। हमारा मिजाज क्या होता है कि जिस्मानी तकलीफ होती है फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जो नफ्सियाती मसाइल है उसे बुरा समझा जाता है, हालांकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी पे। ठीक है, अच्छा, आपको अगेन एक सवाल कर रहा हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि आपको क्या लगता है कि हम लॉजिकल, यानी कि सोचने वाली एंटिटी है, हम लॉजिकल बीइंग्स हैं या हम इमोशनल या स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं? क्या ख्याल है, हम लॉजिकल ज़्यादा है इंसान या मेनली वो इमोशनल या इंस्टिंक्चुअल जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो ज़्यादा होता है? ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है, दोनों की बात, ज़्यादा क्या है सब बताएं, स्पेशली पीछे वाले, मैं तो आप भी पार्टिसिपेट करें, आपको क्या लगता है? लॉजिकल, ठीक है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है, मगरिबी दुनिया में ब्रेन के ऊपर, लॉजिक के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क है, वेस्टर्न या मॉडर्न जो भी नाम देना चाहें उसको, उसमें ब्रेन का जो फोकस है वो ज़्यादा है। जितनी बातें वो करते हैं ब्रेन सेंट्रिक करते हैं, दिमाग है, असल सोच इंसान की, लॉजिक है, रैशनल है, ठीक है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है या नहीं है? तो इसको हम थोड़ा सा परख सकते हैं। आपने वो सुना है इस तरह के कोटेशंस कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर एंड दे इवेंचुअली योर डेस्टिनी। सुना है आपने इस तरह की चीज़ें? तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वॉच योर थॉट्स का ताल्लुक किससे होता है? लॉजिकली इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, राइट? ये वेस्टर्न पैराडाइम है। अब आप सोचें कि इंसान कितना लॉजिकल है। हम कह रहे हैं कि इंसान अगर लॉजिकल बीइंग है, रैशनली हर चीज़ को सोच रहा होता है, तो ये इंसान तो सिगरेट भी पी रहा है। सिगरेट पीना लॉजिकल है? लॉजिकली सही है। जंक फूड खा रहे हैं, लॉजिकली सही है। एसी में बैठा है, पता है इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जितना एसी चलाएंगे उतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतने ज़्यादा एसी की, यानी एक आप इन्फिनिट लूप में फंसे हुए हैं। ये लॉजिकल है? अगर आप इनकी नज़र दौड़ाएंगे, चाहे अपने रवैयों को देखें या लोगों के रवैये को देखें, आप नोट करेंगे ये ज़्यादातर चीज़ें लॉजिकली नहीं होती। इवन जो चीज़ हमें बज़ाहिर लॉजिकल लग रही होती है उसके पीछे इमोशंस ही होते हैं या इंस्टिंक्ट्स होती हैं, लेकिन उसको हम लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपको एकदम से ना फेसबुक पे ऊपर ना नए आईफोन की वीडियो नज़र आई, कोई नया फ़ोन आया है और ना बड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, आपका दिल चाह रहा है लेने का, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है लॉजिकली जस्टिफाई करना शुरू कर दें, देखो ना यार मेरा फ़ोन 1.5 साल पुराना हो गया, उसकी बैटरी भी कमज़ोर हो गई, उसके स्पेस का मसला भी आ रहा है, तो अब क्या करें? आप दलील फाइंड कर रहे हैं टू फाइंड यू गेट अ न्यू फ़ोन, लेकिन इसका ताल्लुक दलील से नहीं, एक्चुअली आपका पहले ही दिल चाह रहा था। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो इसलिए इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में बात दिमाग से स्टार्ट नहीं होती, बात दिल से स्टार्ट होती है, कल्ब से स्टार्ट होती है। सही है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम मगरिब के ग़ुलाम रहे हैं काफ़ी अर्से तक, तो हमारा चाहे मजहबी तबका हो या सेकुलर तबका हो, वो ज़्यादातर फोकस किस पे कर रहा होता है? थॉट्स पे कर रहा होता है, लॉजिक पे कर रहा होता है, रैशनल पे कर रहा होता है। सही है? तो ये बात समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग दावा का काम कर रहे हैं ना, दाई बनना चाहते हैं या एथिज़म के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ कि एथिज़म लॉजिकल इशू नहीं है, इमोशनल इशू है।
इंसान अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, फितरत से डिस्कनेक्टेड है, इसलिए वो एथिज्म की तरफ जा रहा है, या जनरली उसे कोई ट्रॉमाज हैं। अगर मेरे बाप से मेरा ताल्लुक अच्छा नहीं है या अथॉरिटी फिगर्स के साथ उमूमन मेरा मसला रहा है, तो फिर अल्लाह से भी मसला हो सकता है। आप समझ रहे हैं? इसका दलील से इतना ताल्लुक नहीं है जितना जज्बात से या ट्रॉमाज से या फितरत से डिस्कनेक्शन से। जी, आपको माइक दे सकते हैं? माइक किसके पास है? एक सेकंड, माइक ले रही, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी जी, लेकिन आपका दिल चाह रहा है, जी, तो आपको दिल में है वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, जब माइंड आपका कह रहा है कि यार तुम्हारी जेब ज़्यादा तेज है, अच्छा ना हो। राइट। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल जो है वो गाइड सही करता है, लेकिन दिल आपका चाह रहा है कि यार नहीं मैं देखूँगा, ठीक है, देख लेंगे आगे। ठीक है, तो 22% भी होता है, सर आपका दिल जो है वो आपको डायरेक्शन टुवर्ड्स सही नहीं करता। ठीक है, सही है। सो आप ये बताएं कि आप राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है? राइट हैंडेड है, तो आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं करते, तो राइट हैंडेड क्यों कह रहे हैं अपने आप को? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, राइट हैंड इंसान लेफ्ट हैंड भी यूज़ कर रहा होता है, लेफ्ट हैंडेड रहा राइट, लेकिन हम यहाँ बात करें यूजुअली डोमिनेट क्या चीज़ करती है, प्रेफरेंस क्या होती है। ठीक है ना, तो इंसान लॉजिक का इस्तेमाल भी करता है, इंसान जज्बात का भी इस्तेमाल करता है, इंस्टिंक्ट्स का भी करता है, इंट्यूशन विजदान का भी करता है, बहुत सारी चीज़ों का कर रहा होता है ना। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ज़्यादा टिल्ट किस तरफ रहता है, किस बेस पर हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा ताल्लुक इमोशन से होता है या इंस्टिंक्ट से होता है रादर देन लॉजिक से। और अक्सर अगर हम लॉजिक दे भी रहे होते हैं तो बज़ाहिर वो लग रहा होता है कि लॉजिक की बेस पर अंडरलाइंग जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई इमोशंस ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप सोचें कि बंदा आईफोन ले रहा है ना, तो अपनी जेब से उसके 3 कैमरे बाहर निकाल के रखेगा ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या उसके पास क्या है, आईफोन है। तो जब वो दुकान जा रहा है ना, तो आईफोन नहीं खरीद रहा, उसको लग रहा है मैं स्टेटस खरीद रहा हूँ, मैं प्रेस्टीज खरीद रहा हूँ, या उसकी गलतफहमी है कि मैं रिस्पेक्ट खरीद रहा हूँ। समझ रहे? तो रिस्पेक्ट प्रेस्टीज का ताल्लुक लॉजिक से या इमोशन से? समझा पा रहा हूँ आपकी बात? ओके, अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है इंसानों रवैयों को समझने के हवाले से, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की दुनिया से एक चीज़ है, उसे NLP कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। सो हम लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, दैट्स अ रिजल्ट, राइट। बेहतर गाड़ी चाहिए, बेहतर बंगला चाहिए, कैरियर में ग्रो करना है, रिश्तों को बेहतर बनाना है, सेहत को बेहतर बनानी है, ये क्या है, एक रिजल्ट है जो हम लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, जब कोई रिजल्ट हासिल करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कोई स्ट्रगल करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, कोई बिहेवियर होगा, राइट। तो रिजल्ट्स का ताल्लुक किससे होता है? हमारे बिहेवियर से होता है उमूमन। ठीक है, रिजल्ट्स का ताल्लुक किससे होता है? बिहेवियर से। अगर मुस्बित बिहेवियर होंगे, मुस्बित रवैये होंगे, तो नताइज भी मुस्बित होने की तवक्का है। अगर मनफी रवैये होंगे तो मनफी नताइज की तवक्का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नताइज बेहतर जाएंगे तो हमें रवैये बेहतर करने पड़ेंगे। सही है ना? तो अगर नताइज का ताल्लुक़ है दारोमदार रवैयों पे काफ़ी हद तक, तो रवैयों का दारोमदार किस पे है? रवैयों का दारोमदार है आपकी स्टेट पे। रवैयों का दारोमदार किस पे है? जी जी, इस्लाम जो है वो तो दिल की तरफ जोर देता है जी, और वैसे जो हम प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं कि जो हमारी बॉडी को भी चलाता है वो ध्यान चलाता है। जरा ये दिल और दिमाग को जरा, जो आपने कहा ना बॉडी को जहन चलाता है, तो इससे क्या मुराद है आपकी? जो भी हम काम करते हैं, जी जी, ध्यान जब वो कहता है कि ये चीज़ करो, हाँ, और तो सही भी होता है। ठीक है, बाद दफा दिल के कहने पे हम काम कर लेते हैं वो गलत हो जाता है। जी जी, लेकिन इस्लाम जो है दिल पे ज़्यादा जोर देता है। जी, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि देखें, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। इंसान दिल का भी इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग का भी कर रहा है, छठी हिस्स का भी। अब मुझे बताया बहुत सी चीज़ें भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लॉजिकली आपको लग रहा होता है कि ये करना चाहिए, ये चीज़ सही है, लेकिन एक फीलिंग होती है, गट फीलिंग, छठी हिस्स आपको कहती है ये नहीं करना, वो चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? छठी हिस्स आपको कुछ बता रही होती है और अक्सर अगर छठी हिस्स को आप फॉलो करते हैं तो वही साबित होता है सही। क्या ख्याल है?
राइट। तो इंसान बहुत सी चीज़ों के हवाले से चल रहा होता है ना, कभी लॉजिक के बारे में सोच रहा होता है, कभी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा होता है, कभी दिल से सोच रहा होता है, कभी दिमाग से सोच रहा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंसान की हकीकत पहले हम पहचान लें ना, कि इंसान की हकीकत क्या है, एक्चुअली इंसान क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली तो इंसान एक रूह है, बॉडी उसका कैरियर है, ठीक है, और उसमें भी जज्बात का जो अंसर है, या जो इंस्टिंक्ट का, जबिल्लत का अंसर है, या इंट्यूशन या विजदान जिसे कहते हैं, उसका अंसर है, वो ज़्यादा हावी होता है बनस्बत लॉजिक के। बिल्कुल ऐसे क़ल्ब ना, देखें तक़वा हाउ ना, वो सर ने कहाँ पे, यहाँ पे इशारा किया था तक़वा के बारे में, दिल के बारे में ना। तो आप तक़वा तो लॉजिकली भी सोच सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं इशारा किया? सोचने की बात है ना। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल 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 ऐसे सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे, जी जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसी है। और सोच की बात भी हम करें तो सोच को किस चीज़ को डायरेक्ट करें, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी ना कि जब हम अपनी किसी नीड को इग्नोर करते हैं, मिसाल के तौर पे, तो खाना खाना आपकी नीड है मिसाल के तौर पे, और बगैर किसी मकसद के, लेट से रोज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिला वजह खाने को इग्नोर करें क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ लेट से, तो एक वक्त आएगा जब भूख ज़्यादा लगेगी, क्या ख्याल है, तो उस वक्त आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, उस वक्त किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, या आपको चांद भी रोटी नज़र आ रहा होगा मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोच भी आपकी जो है, आपकी बॉडी का जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं ऑफन। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि हम एक वेस्टर्न जो डोमिनेटिंग वर्ल्ड व्यू में से ज़्यादा मुतासिर हैं ज़हनी तौर पे ग़ुलामी की वजह से, तो हम लॉजिक पे या थिंकिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं रादर देन क़ल्ब वाले एस्पेक्ट पे। जी हाँ, लेकिन हम खाली बायोलॉजिकली की बात तो नहीं कर रहे थे कि आपकी एग्जिस्टेंस खाली बायोलॉजिकल तो नहीं है ना, आपकी एक स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक एग्जिस्टेंस भी है ना, ठीक है। तो क़ल्ब की जब हम बात करें तो खाली इसकी फिजिकल डायमेंशन की बात नहीं कर रहे। नहीं, अच्छा, अव्वल तो टेक्निकली ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि आपके मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक खाली बायोलॉजिकली भी आप देखें तो आपके हार्ट में भी न्यूरॉन्स हैं, आपके गट में भी न्यूरॉन्स हैं, नहीं आपकी जो गट है, यानी कि गट को उर्दू में आई डोंट नो क्या कहते हैं कोई, हाँ, इसको भी एक आपका थर्ड या सेकंड ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप जो बात करें पुरानी बात कर रहे हैं, यानी आपका माइंड भी, यानी माइंड से क्या मुराद है, अगेन माइंड इज़ समथिंग एल्स, ब्रेन इज़ समथिंग एल्स। ब्रेन इज़ द फिजिकल ऑर्गन। इस तरह से मैं इसको आसानी के लिए इस तरह समझाता हूँ, जैसे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर, ऐसे लैपटॉप रखा हुआ है ना आपका मोबाइल, इसका एक हार्डवेयर है और एक इसका एक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच या फील नहीं कर सकते। तो जो ब्रेन है दैट्स द फिजिकल ऑर्गन, जो माइंड है उसका ताल्लुक फंक्शनैलिटी से, वैसे लाइक अ सॉफ्टवेयर ऑफ प्रोग्रामिंग ना, और उसका जो है वो एक एनर्जेटिक या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस का भी इसका एक लेवल है और उसका एक फिजिकल डायमेंशन भी है। तो खाली फिजिकल की हम, जब मैं क़ल्ब का वर्ड यूज़ करूँ, मैं खाली फिजिकल पार्ट की बात नहीं कर रहा, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, ओके जी। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहे ना। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि दिल जो कहेगा हमेशा सही कहेगा या दिमाग जो कहेगा हमेशा गलत कहेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को अगर हम बैलेंस में लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, अपनी नीड्स को समझेंगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व करेंगे, तो फिर एक शऊरी तौर पे बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये क्या नहीं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
मैं आपको समझा पा रहा हूँ अपनी बात, इस बात से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो क्लियर कर दूँ, ठीक है? अच्छा, सवालों को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट इस बार ना, लास्ट टाइम हमारा सेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मुझे कहा गया कि आपने ना 1 बजे ख़त्म करना है रात में, ठीक है? क्यों नहीं, इंशाल्लाह मैं एंड में रखता हूँ, ताकि अभी मैं जा रहा हूँ इस स्लाइड पर हम फोकस करें। सो हम क्या बात कर रहे थे? रिजल्ट्स का ताल्लुक रवैयों से, बिहेवियर से, और बिहेवियर का ताल्लुक किससे? इंसान की स्टेट से, यानी इसकी कैफियत से है। आम अगर आसान अल्फाज में क्या, इसका मूड कैसे है, ठीक है ना? तो अगर इंसान गुस्से में है तो उसका रवैया कुछ और होगा, उसके नताइज कुछ और होंगे। इंसान खुश है तो उसका रवैया कुछ और होगा, उसके नताइज कुछ और होंगे। तो आपको अगर बेहतर ज़िंदगी चाहिए तो आपको ख्याल में सबसे ज़्यादा काम किस पे करना चाहिए? आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचना चाहिए, रवैयों के बारे में सोचना चाहिए, स्टेट के बारे में सोचना चाहिए? स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, राइट? लेकिन जनरली लोगों का इस तरह तवज्जो कम जाती है और एक्सटर्नल वर्ल्ड पे या बिहेवियर पे तवज्जो ज़्यादा जाती है। स्टेट को यानी अपने मूड को बेहतर करना है मिसाल के तौर पे, तो उसको समझना ज़रूरी है ना कि क्या चीज़ उस पर इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें इस हवाले से। एक है आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से मुराद है आपका जिस्म, ठीक है? आपका जिस्म। और जिस्म में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं कि आप, एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप खड़े हुए कैसे हैं, आप बात कैसे, आप बैठे हुए कैसे हैं, आपका पोस्चर क्या है, सांस कैसे ले रहे हैं, मसल्स टाइट है, लूज़ हैं, ठीक है? एक उसका डायमेंशन ये है। और दूसरा डायमेंशन ये है कि जो जिस्म की ज़रूरियात है वो सही से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर अगर विटामिन डी की कमी या धूप नहीं मिल रही तो उसका भी आपके मूड पे, मिजाज पे कोई फ़र्क हो सकता है। सूरज की कमी सबको ही हो रही होती है, राइट? सो आपने वो हदीस सुनी होगी, गुस्से में हो, खड़े हो तो क्या करो, बैठे हो तो क्या करो। तो इसमें सोचें क्या फ़र्क हो रहा है, क्या तब्दील कर रहे हैं हम? स्टेट किस तरह से तब्दील कर रहे हैं? फिजियोलॉजी को, जिस्म को तब्दील कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे आपने सोच को बदला, यहाँ पे सोच का जिक्र ही नहीं है हदीस में, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का जिक्र है कि अपने जिस्म को बदल लो। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। तो इससे भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कूल डाउन हो जाएगा। और सब बहुत सारे रिसर्चेज हैं, अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी में इसका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उनको बुलाया और उनको कोई दवाई नहीं दी, कोई थेरेपी कुछ भी नहीं दी। उनको बस इतना कहा कि आप रोज़ाना आपने इतनी बार स्माइल करना है, रोज़ाना इतनी बार आपने क्या करना है, खाली इतनी देर तक मुस्कुराना है, बस और कुछ नहीं करना। और जब वो रिसर्च स्टार्ट हुई तो अपने टाइम से पहले ख़त्म हो गई। जब वो रिसर्च स्टार्ट हुई तो अपने टाइम से पहले ही ख़त्म हो गई। आपको आपसे बता सकता है क्यों ख़त्म हो गई टाइम से पहले? क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? तो लोगों का मसला ही हल हो गया, ठीक है ना? क्योंकि मुस्कुरा के तो क्या होता है, जब आपकी जिस्म यानी बॉडी लैंग्वेज को आप तब्दील करते हैं तो आपके जो ब्लड केमिकल कॉम्पोजिशन हैं, आपके हार्मोन्स हैं इंटरनली, वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इंसान अगर बिल्कुल अभी सही है, फ्रेश है, खुश है, वो क्या करे, थोड़ी देर के लिए वैसे बैठ जाए जैसे एक डिप्रेस इंसान बैठता है। डिप्रेस इंसान कैसे बैठता है? जो डिप्रेशन उसका सर ऊपर होता है, नीचे होता है, कंधे पीछे होते हैं, झुके हुए होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रेशन की या कोई भी कैफियत तो उसकी ख़ास बॉडी लैंग्वेज होती है कि नहीं होती? जब इंसान खुश होगा, एक्साइटेड होगा, उसकी डिफरेंट होगी, राइट? तो आपकी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपकी जिस्म का या फिजियोलॉजी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है आपके स्टेट के साथ। आपकी स्टेट आपके जिस्म को या फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है और उल्टा भी होता है। आपकी फिजियोलॉजी आपके मूड को, आपकी स्टेट को अफेक्ट करती है। अब ये चीज़ मैं आपको खाली थ्योरेटिकली बताऊँ, शायद आपको इतना समझ में ना आए, तो प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो आपने मर्द हज़रात तो करे ख़वातीन अगर करना चाहे कर सकती हैं। आपने करना क्या है कि अपने सारे मसल्स को टाइट कर लें, पूरे जिस्म के टाइट, जितना टाइट कर सकते हैं, ठीक है? और सीने से ज़ोर से सांस लें, इस तरह, कम ऑन, सारे मसल को टाइट करें ऊपर से नीचे तक और ज़ोर से सांस लें, करें। फिर आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं करेंगे तो करें, ज़ोर से करें, टाइट करें, जितना टाइट। कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ फ़र्क आया? कोई मूड में, कोई एनर्जी लेवल में तब्दीली महसूस किया आपने, जिसने भी सही से किया, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, कुछ सोचा इस बारे में, लॉजिकली गौर व फिक्र किया, कुछ भी नहीं किया, खाली अपने जिस्म को तब्दील किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी जो कैफियत है वो तब्दील हो गई, ठीक है? तो अक्सर औक़ात क्या होता है, अगर मैं लेटा हुआ हूँ, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, करना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर नमाज का टाइम हो रहा है या कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता, बिस्तर पे भी लेटा हुआ हूँ, तो मैं सिर्फ आंखें बंद करता हूँ और माजी का कोई ऐसा वाक़यात करता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा क्या था, मैं एनर्जेटिक था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था या मोटिवेटेड था मिसाल के तौर पे, और उस वक्त मेरा जिस्म कैसा था, मैं सांस कैसे ले रहा था, मेरे मसल्स कैसे थे, उन्हीं चीज़ों को दोबारा मैं एक्टिवेट करना, रिलीव करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही करना था, ठीक है? मेरी सांस लेने का तरीका, मेरे मसल्स, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो एनर्जी आना
शुरू हो जाती है। बहरहाल इसका एक पहलू ये है कि आपकी फिजियोलॉजी आपकी स्टेट को अफेक्ट कर रही होती है, आपकी स्टेट आपकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रही होती है। दूसरी चीज़ जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट कर रही होती है वो है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में सादा अल्फाज में कहूँ तो आप बाहर की दुनिया को इंटरनली अपने दिमाग में या माइंड में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाहर की दुनिया को अपनी अंदरूनी आँख से किस तरह देख रहे हैं, उससे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, मैं पूरी तस्वीर पहले आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ सही से समझ में आ जाए। प्लीज़ आप जो है वो मेक श्योर कि आपको स्लाइड नज़र आ रही हो। सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ हुआ, यहाँ पे दुनिया बनी हुई है, सही है। दुनिया से मुराद है बाहर की दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। सो एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। अच्छा, आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे आती है बाहर की दुनिया से? 5 सेंसेस, हवा से खमसा से आती है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि बाहर की दुनिया से इन्फॉर्मेशन आपको हवा से खमसा यानी 5 सेंसेस के थ्रू मिली। उसके बाद 3 प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है डिस्टोर्शन, एक होता है डिलीशन और एक होता है जनरलाइजेशन, ठीक है। 3 चीज़ें लाशौरी तौर पे इंसान उमूमन हर वक्त कर रहा होता है, ठीक है। क्विकली मैं उनको बता दूँ। डिलीशन से क्या मुराद है, शादीशुदा लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है तो हो सकता है बीवी शौहर से इस तरह का जुमला कह दे या शौहर बीवी से इस तरह का जुमला कह दे कि तुमने मेरी लाइफ में अच्छा किया ही क्या, तुमने मेरे साथ कभी अच्छा किया ही क्या है, ठीक है। तो इस मौके पे क्या होता है कि उसकी सारी अच्छाइयों को वो इग्नोर करके डिलीट करके इससे फोकस कर रही होता है मनफी चीज़ों पे, ठीक है ना। तो ये काम हो सकता है हस्बैंड भी कर रहा हो, कभी कभार ये हो सकता है ये काम वाइफ भी कर रही है। तो किसी एक चीज़ को फोकस करना, किसी एक चीज़ को इग्नोर कर देना, इसे हम क्या कह रहे हैं, डिलीशन। क्योंकि होता क्या है कि हर सेकंड में, मैं मिनट की बात नहीं कर रहा, हर सेकंड में इंसानी जो दिमाग है, माइंड है, हमारे पास मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। लाखों की तादाद में इंफॉर्मेशन है जो हमारे अंदर मुसलसल आ रही है। नाउ शऊरी तौर पे हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकते वरना इंसान पागल हो जाएगा। आप सोचें ना कि आपके जिस्म में इस वक्त कितनी चीज़ें हो रही हैं, बाहर की दुनिया को तो छोड़ ही दें, आपके जिस्म के अंदर इस वक्त कितनी चीज़ें हो रही हैं। आपका सांस का सिस्टम भी चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, आपका डाइजेशन भी हो रही है, आपकी किडनीज भी फंक्शन कर रही हैं, आपका लिवर भी फंक्शन कर रहा है, आँखें भी काम कर रही है। ये चीज़ हम शऊरी तौर पर कर रहे हैं क्या? शऊरी तौर पर तो नहीं कर रहे हैं ना, ये काम सब क्या हो रहा है, लाशऊरी तौर पर हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। तो उसकी कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंच रही होगी। अगर शऊरी तौर पे काम करना शुरू कर दे तो इंसान पागल हो जाएगा ना कि अच्छा रुकिए ज़रा मैं दिल धड़का लूँ, अच्छा ज़रा मैं जो ना खाना हजम कर लूँ, अच्छा ज़रा रुकिए ज़रा मैं देख लूँ, अच्छा ज़रा मैं सांस ले लूँ, तो हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने खाली आपको अंदरूनी दुनिया की एग्जाम्पल दी, फिर बाहर की दुनिया से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुसलसल आ रही है, 5 सेंसेस के थ्रू भी, छठे इसके थ्रू भी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ फिल्ट्रेशंस का सिस्टम है कि हम खाली एक ख़ास इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए एक जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, डिलीशन का प्रोसेस, कि किसी चीज़ पे फोकस किया, किसी को इग्नोर कर दिया। शादी में गए, तस्वीरें खींची, सबसे पहले सोशल मीडिया पे तस्वीर अपलोड होते हैं, हम किसको देखते हैं, अपने आप को, दूसरों को। सबसे पहले अपने आप को इंसान देखते हैं ना तस्वीरों में, तो उस टाइम पे फोकस अपने आप पे होता है, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर रहा होता है। दूसरा है डिस्टोर्शन का प्रोसेस। डिस्टोर्शन का प्रोसेस क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई वाक़या होता है, वहाँ पे टीवी चैनल के रिपोर्टर खड़े हुए होते हैं, तो वही वाक़या होता है जियो न्यूज़ पे किसी और तरह से दिखाया जा रहा होता है, जियो न्यूज़ पे किसी और तरह से दिखाया जा रहा होता है, एयरवाई पे कोई और चीज़ से बताया जा रहा होगा, डाउन न्यूज़ किसी और तरीके से बता रहा होगा। क्या ख्याल है? हालांकि वही प्रोसेस है, उसमें कोई ना कोई यानी कि तब्दीली हो रही है, डिस्टोर्शन हो रही है, रद्दोबदल हो रहा है, ठीक है। या आप किसी शादी पे गए अपने बहन भाइयों के साथ, एक हफ्ते बाद जब शादी की डिटेल्स को रिकॉल कर रहे थे तो आप कह रहे थे आपको पता ना नोमान भाई उस दिन आए थे नीले कलर के कपड़े पहन के, उन्होंने ये कहा था। तो हो सकता है आपका भाई बहन या स्पाउस ये क्या है, नोमान भाई तो उस दिन आए नहीं थे, या उन्होंने तो नीले कपड़े पहने नहीं थे, वो तो शलवार कमीज समझ रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ ना कुछ हम लाशौरी तौर पर इंफॉर्मेशन में तब्दीली, रद्दोबदल कर रहे होते हैं, जिसे हम डिस्टोर्शन कहते हैं, ठीक है। जितनी भी तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएटिविटी भी हम लेके आ रहे होते हैं चीज़ों में, उसके अंदर भी डिस्टोर्शन इस्तेमाल हो रही होती है। इज इट क्लियर? तो मसला तो नहीं है, ठीक है। आखिरी चीज़ है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन किसे कहते हैं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सुना है आपने जुमले इस तरह के, सारे मर्द एक जैसे हैं, सारी औरतें एक जैसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं। ये जनरलाइजेशन है ना, यानी कि ख़ास बहुत महदूद इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस की बेस पे आपने एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिलीफ बना लिया, ठीक है।
तो फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई अमरीकी मिला, उसने एक अमरीकी ने आपको थप्पड़ मारा या गाली दी, फिर दूसरे अमरीकी से मिले, उसने आपको गाली दी, तीसरे से मिले, उसने गाली दी। उसकी बेस पे अगर आपने ये बिलीव बना लिया कि सारे अमरीकी गाली देते हैं, तो ये सही होगा या गलत होगा? लेकिन इस तरह हम करते नहीं करते, अमूमन हम इसी तरह कर रहे होते हैं। ये उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जनरलाइजेशंस जो होती है वो ज़िंदगी में फ़ंक्शन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी, तो आप खाली वही साइकिल चला पाते थे या दूसरी साइकिल भी चला पाते थे?